अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे माय टॉपिक इज आयनाइजेशन एनर्जी। पंजाब टेक्स्ट चैप्टर 6 है, फेडरल का ये चैप्टर 3 है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट, डिफाइन करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। मिनिमम एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी needed required to remove electron from outermost valence shell to form cation in its gaseous state। मेडिएशन आइसोलेटेड होना चाहिए, एटम गैसियस स्टेट में होना चाहिए और उसके आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें जी मेडिएशन लिथियम के हवाले से, तो लिथियम जो है इसका एटॉमिक नंबर Z=3 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सेकंड शेल में जो है वो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होगा। मेडिएशन लिथियम हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन in its first shell and 1 electron in its second shell. So energy required to remove the electron from outermost valence shell मेडिएशन यहाँ K से नहीं L से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है हमने, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन लिथियम कैरीज +1 चार्ज और रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के बाद इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 हो जाएगी, जो रिजेंबल करती है सिमिलर टू हीलियम हो जाती है। तो दूसरी एग्जांपल देखें, इसके लिए जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, लिथियम की है जी आयनाइजेशन एनर्जी IE लिख देता हूँ 520 प्लस के साथ किलो जॉल पर मोल। प्रोसेस इज एंडोथर्मिक इसलिए +5 लिखा है। यूनिट क्या है किलो जॉल पर मोल। सेकंड वन माय डियर सन एग्जांपल लेते हैं जी सोडियम की। तो सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है। फर्स्ट शेल में माय डियर सन 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद थर्ड वन 1 इलेक्ट्रॉन 0 चार्ज है, लेकिन आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम कैरीज +1 चार्ज इन गैसियस स्टेट। तो रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 8 होंगे। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर टू नियॉन आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी, और इसकी वैल्यू है 496 किलो जॉल पर मोल। तो मेडिएशन आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो एक प्रोसेस है जिसमें एक एटम को आपने पॉजिटिव आयन में चेंज किया, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो आयनाइजेशन जो एनर्जी है या आयनाइजेशन प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस मींस कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब, मेडिएशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, सो ये एंडोथर्मिक है। नॉन स्पॉन्टेनियस है मेडिएशन, जो एंडोथर्मिक होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं अ प्रोसेस दैट डज नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस इसे कहते हैं माय डियर सन। ऑक्सीडेशन क्या है जी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कैटाइन फॉर्मेशन आपने देखा कि न्यूट्रल एटम था और कैटाइन में चेंज हो गया, पॉजिटिव आयन में चेंज हो गया, तो ये एक कैटाइन फॉर्मेशन है, ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, एंडोथर्मिक है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी माय डियर सन। स्टेबिलिटी जो होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी के क्या होती है, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इसको भी जरा क्लियर कीजिएगा, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब जो मोर स्टेबल होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। इस हवाले से देखें तो लीस्ट स्टेबल कौन सी हुई फिर जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। तो लीस्ट स्टेबल माय डियर सन अल्कली आ जाएगी। तो अल्कली जो है वो एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, तो वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगी। और मोस्ट स्टेबल जो है वो, अगर मैं मोस्ट स्टेबल की बात करूं तो वो नोबल गैसेस आ जाएगी। तो नोबल जो गैसेस हैं माय डियर सन वो मोर स्टेबल है, उनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी है।
और अल्कली मेटल की लो आयनाइजेशन एनर्जी है और वो लेस स्टेबल है। तो रिएक्टिविटी के हवाले से देखें, रिएक्टिविटी हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। व्हाट डज इट मीन कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी किसी एलिमेंट की बहुत ही कम है तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्कली मेटल्स हैं, हैलोजेंस है, कैल्कोजेंस है, नोबल गैसेस है, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी है, तो डेफिनेटली आप अल्कली मेटल बताएंगे, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है और नोबल गैसेस एक्सट्रीम राइट पे मौजूद है। लेफ्ट से राइट की तरफ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, तो रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, तो रिएक्टिविटी आयनाइजेशन एनर्जी नोबल गैसेस की सबसे ज्यादा है, तो रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे जो है वो कम है, तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। सोडियम इज मोस्ट रिएक्टिव ड्यू टू इट हैव लोअर आयनाइजेशन एनर्जी। इंडेक्स के हवाले से बात करें माय डियर सन, जो आयनाइजेशन एनर्जी वो इंडेक्स भी है। मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो होती है, तो जो नॉन मेटल्स है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही हाई होती है। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है, हम कैलकुलेट करेंगे। एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है आयनाइजेशन एनर्जी की बेस पे। अगर आप उनकी आयनाइजेशन एनर्जी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लें, इफ एन एलिमेंट हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी इट विल बी कंसीडर्ड नॉन मेटल, एंड इट हैव if it have low ionization energy it will be considered metal, and those elements which have intermediate जो है, अगर किसी की इंटरमीडिएट आयनाइजेशन एनर्जी है तो माय डियर सन वो मेटलॉइड्स होंगे। नेक्स्ट ये आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो माय डियर सन ये वैलेंसी को एक्सप्लेन करता है। ये जरा पॉइंट टू बी नोटेड है कि वैलेंसी की जस्टिफिकेशन ये कैसे देता है आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हम माय डियर सन मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, मैग्नीशियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है माय डियर सन वो है 738 738। और अगर हम सेकंड की बात करें तो माय डियर सर वो है 1450 किलो जॉल पर मोल। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो माय डियर सर वो है 7730 किलो जॉल पर मोल। तो माय डियर सन यहाँ पे आपने देखा है कि फर्स्ट के बाद जब हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड ऑलमोस्ट फर्स्ट का डबल होना चाहिए। अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन भी आप आउटर मोस्ट वैलेंस शेल से ही रिमूव करते तो देन थर्ड जो है वो वेरी वेरी क्लोज टू सेकंड, यानी सेकंड थर्ड का कोई इतना खास डिफरेंस नहीं होना चाहिए था। हमने देखा कि 1450 से आगे डबल 730 यानी 7000 पे चली गई। 1000 से बढ़ के आयनाइजेशन एनर्जी 7000 पे क्यों चली गई, क्योंकि थर्ड जो इलेक्ट्रॉन है इट इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट वैलेंस शेल। तो इफ देयर इज अ वेरी वेरी ionization energy difference between second and third, तो valency will be considered second। और अगर ionization energy first and second आप देखें तो second very very high than first, तो एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो will be considered first। तो इस तरह हमें ionization energy difference की बेस पे जो है वो वैलेंसी को भी आप जो है वो उसकी असेसमेंट कर सकते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये जो इलेक्ट्रॉन जो है जिसका रिमूवल हुआ उसका तल्लक आउटरमोस्ट शेल से है या नहीं। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल्स के हवाले से, एक वाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो मैं डिवीजन डाउन द ग्रुप आप देख सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल की बात करें, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, एटॉमिक नंबर 3 है, 11 है, 19 37 55 है। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी अगर लिथियम की देखें 520 है, उसके बाद 496 है, 420 है, 403 है, 376 है। तो लिथियम जो स्मॉलर इन साइज है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, और सीजियम साइज में सबसे बड़ा एटम है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। तो माय डियर सन टॉप टू बॉटम जब आप ट्रैवल करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्यों डिक्रीज होती है, उसमें ये तीन चीजें आप बता सकते हैं। नंबर वन, तो एक तो साइज के हवाले से देखें तो जी माय डियर सन व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप में आप तीन फैक्टर बताएंगे। नंबर वन, आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली है। तो डाउन द ग्रुप को डेफिनेटली एटॉमिक जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी माय डियर सन डिक्रीज होगी। सेकंड फैक्टर आप बता सकते हैं कि इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENC लिख देता हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें डिक्रीज आती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डिक्रीज होने से नो डाउट के डाउन द ग्रुप भी तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज ही हो रहा है।
लेफ्ट से राइट की तरफ भी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज होता है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, तो इसके डिक्रीज होने से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। तीसरी रीजन माय डियर सन, इस क्वेश्चन में आप बताएंगे कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है शील्डिंग इफेक्ट के। तो माय डियर सन जो शील्डिंग इफेक्ट है, जो शील्डिंग इफेक्ट है उसके ये इनवर्सली है। शील्डिंग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शील्डिंग इफेक्ट। तो आयनाइजेशन एनर्जी शील्डिंग इफेक्ट की इनवर्सली है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फॉर आउटर मोस्ट वैलेंस शेल वो डिक्रीज हो जाती है। तो आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, उससे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने से, शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। तो मेडियर सन आपने देखा ये तीनों फैक्टर में आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज ही हो रही है। जब वो आपसे पूछेगा कि व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, तो यही तीनों फैक्टर आप बताएंगे। नेक्स्ट पीरियड के हवाले से वो पूछेगा कि व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस इन अ पीरियड। तो पीरियड में इंक्रीज होने की आप 3 रीजन नहीं बताएंगे, आप 2 बताएंगे। शील्डिंग वाली आप नहीं बताएंगे क्योंकि शील्डिंग फैक्ट कांस्टेंट रहता है। तो मैं यहाँ पे बताता चलूं कि ये जो शील्ड करना है, शील्डिंग, जो शील्डिंग इफेक्ट है माय डियर सन, पीरियड के अंदर ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स में किसी तरह का इजाफा नहीं होता। मैं ये क्लियर कर दूं, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, उसकी ये पहला शेल है, ये कोई दूसरा शेल है। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो पहले शेल में 2, दूसरे में 1 होगा। बेरिलियम में फिर यहाँ दूसरे शेल में ही 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8। तो आपने देखा अगर नियॉन की भी मैं अगर बात करूं तो पहले शेल में 2, दूसरे में 6 होंगे। फ्लोरीन की बात करूं 9 है तो पहले में 2, दूसरे में 7 होंगे। अगर लिथियम की बात करूं तो पहले में 2, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका मतलब है कि पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स में किसी तरह का इजाफा नहीं होता, शील्डिंग फैक्ट कांस्टेंट रहता है। अब 2 ही फैक्टर आप बताएंगे। एक बताएंगे कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एटॉमिक रेडियस की इनवर्सली है, और लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक जो रेडियस है ए आर लिख देता हूँ, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसके डिक्रीज होने से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो लेफ्ट टू राइट वाई आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, तो एटॉमिक रेडियस आयनाइजेशन एनर्जी की इनवर्सली। सेकंड वन माय डियर सन, जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज एनसी लिख देता हूँ या न्यूक्लियर चार्ज लिख देता हूँ, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी के इन पीरियड। तो जब मैंने ग्रुप की बात की मैंने वहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखना है, जब मैंने पीरियड की बात करी वहां पे न्यूक्लियर चार्ज लिखना है। जी डियर स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम? जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की। तो माय डियर सन, पीरियड में आपने देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, और ग्रुप्स में आपने देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती है। इनमें आप 3 फैक्टर बताएंगे, एटॉमिक रेडियस और और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग फैक्ट। पीरियड में माय डियर सन जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो रेडियस के इनवर्सली और जो न्यूक्लियर चार्ज के वो डायरेक्टली है। तो आप 2 फैक्टर बताएंगे। एक्सेप्शन में देखें माय डियर सन, आप कहते हैं जी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, तो फिर थर्ड की ज्यादा होनी चाहिए सेकंड से, जबकि थर्ड की 801 है और सेकंड की 900 है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, इसको जरा अच्छी तरह से समझ लें। एक्सपेक्टेड दैट कि बोरॉन मस्ट हैव हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन बेरिलियम, और इट वाज एक्सपेक्टेड दैट कि ऑक्सीजन मस्ट हैव हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन। तो इसको देखें, जबकि ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन की जो है वो कम होनी चाहिए, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए जबकि कम है। बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए जो कि कम है, 801 है। यहाँ पे ऑक्सीजन को देखें 1314 है, जबकि नाइट्रोजन को देखें 1403 है। मतलब कि ये वैल्यू कम है और ये ज्यादा है। तो पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर सन, बोरॉन और बेरिलियम जो है इन दोनों को आप देखें, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, फर्स्ट s2 2s2 2px में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब आप यहां से देखिए कि बोरॉन का जब आप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को स्टडी करेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करेंगे तो p से करेंगे। जो p ऑर्बिटल है वो लार्जर इन साइज है, मोर एक्सटेंडेड है। जबकि बेरिलियम में जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वो s से करेंगे, तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल डिफरेंट है। बेरिलियम के केस में आप s से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, और बोरॉन के केस में आप p से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो। तो p जो है वो लार्जर इन साइज है, s स्मॉलर इन साइज है, और सेकंड वन जो s में 2 इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है, तो एनर्जी आपको
पेयर इलेक्ट्रॉन को पहले अनपेयर्ड करना पड़ेगा और देन उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी हायर हो जाएगी बोरॉन से। और जबकि एक्सपेक्टेड यही था कि रेगुलर जो ट्रेंड्स है, पीरियोडिक जो ट्रेंड्स है, उसमें आपने कहा ये आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सेकंड एक्सेप्शन देखें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो एक्सपेक्टेड था कि नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की है वो नाइट्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए, जबकि कम है। तो उसकी रीजन देखें, वहां पे नेचर ऑफ ऑर्बिटल नहीं, हम वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि अगर हम इस पी को देखें तो इसमें पी में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पी में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये माय डियर सन हाफ फील्ड में आता है और ये पार्शली फील्ड में आता है। यू नो वेरी वेल कि हाफ फील्ड मोर स्टेबल होता है देन पार्शली फील्ड, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो यही वजह है कि नाइट्रोजन की ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। हम फैक्टर्स के हवाले से बात करें तो पहला फैक्टर जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी न्यूक्लियर चार्ज है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो माय डियर सन ग्रुप के हवाले से बात करें तो ग्रुप्स के हवाले से अगर बात करें तो न्यूक्लियर जो चार्ज होता है वो इंक्रीज ही होता है, लेकिन इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है। पीरियड में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है, जिससे आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज in case of periods और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टर्म यूज करते हैं इन केस ऑफ ग्रुप्स, और वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से, शील्डिंग फैक्ट के इंक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज में डिक्रीज आती है। तो ये जो इफेक्ट होता है शील्डिंग फैक्ट का, उससे न्यूक्लियर चार्ज ओवरऑल कम होता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डिक्रीज होने से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। इस तरह आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक जो रेडियस है ये माय डियर सन आयनाइजेशन एनर्जी के क्या होता है, इनवर्सली होता है। जिन एटम का साइज बहुत छोटा है, एटॉमिक रेडियस से मुराद मेरी क्या है, एटॉमिक साइज है। तो माय डियर सन जिस एटम का साइज बेटा बहुत छोटा होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत करीब होंगे, तो डेफिनेटली न्यूक्लियस के करीब वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, एक एटम है जिसके सिर्फ 2 ही शेल है, नेक्स्ट जो है वो इसके 3 शेल है माय डियर सन, और थर्ड जो है वो इसके 4 शेल कंसीडर कर लें। तो अब ये एटम जिसके सिर्फ 2 ही शेल है तो इसका एटॉमिक रेडियस बहुत कम होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। और डाउन द ग्रुप एटॉमिक जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस के हवाले से देखिए, एटॉमिक जो रेडियस है माय डियर सन ग्रुप के हवाले से अगर बात की जाए तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो डिक्रीज होता है, और अगर पीरियड्स के हवाले से बात की जाए तो जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होता है। तो एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज होने से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। आगे नेचर ऑफ ऑर्बिटल के हवाले से बात करें तो पेनिट्रेशन इफेक्ट भी इसको कहते हैं। तो एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट पी से ज्यादा, पी का डी से ज्यादा, डी का एफ से ज्यादा। तो माय डियर सन एस इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, तो एस से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एस इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हाई होगी और एफ की सबसे कम होगी। तो एफ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी वो सबसे मिनिमम होगी, जबकि एस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो माय डियर सन वो मैक्सिमम होगी। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट भी और डाउन द ग्रुप भी, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज होता है उसमें डिक्रीज आ जाती है। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। पीरियड वाइज अगर मैं बात करूं माय डियर सन तो पीरियड्स के अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका तल्लक नंबर ऑफ शेल से है, एडिशनल शेल्स बढ़ने से, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से ग्रुप के अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने से, शील्डिंग इफेक्ट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो माय डियर सन शील्डिंग इफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी के क्या होता है, इनवर्सली होता है। तो ग्रुप में नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे भी डिपेंड करता है माय डियर सन। यहाँ पे देखें NS2 और NP6 है, तो 2 एंड 6 8 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट वेलेंस शेल में। यहाँ पे 3 2 5 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पे 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये एम्प्टी है माय डियर सन।
तो ये किसकी बात हो रही है? कंप्लीटली फिल्ड है। यहाँ पे ये नियोन के हवाले से हम बात करें जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 5 के हवाले से बात करें तो नाइट्रोजन है जो हाफ फील्ड में आता है। और अगर हम ये 4 एंड 2 6 के हवाले से बात करें तो ऑक्सीजन है। तो अभी मैंने एक्सेप्शन केस में भी बताया था कि एक्सपेक्टेड ये था कि ऑक्सीजन पीरियड में बाद में आता है, नाइट्रोजन पहले आता है और लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। तो लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज होनी चाहिए, तो ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन से, लेकिन ऑक्सीजन की जो है वो कम है। तो उसकी वजह यही है कि यहाँ पे देखें जो पार्शली फिल्ड है जबकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मोर स्टेबल देन पार्शली फिल्ड। तो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ग्रेटर द आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इस तरह हमारे फैक्टर भी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम 2-3 एमसीक्यूज के हवाले से बात करते हैं डियर सन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। तो आपको बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी हमें जो है वो कॉन्सेप्ट देता है स्टेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट के हवाले से। तो आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्टेबिलिटी के। तो उसने पूछा है कि इनमें से मोस्ट स्टेबल एलिमेंट कौन सा है, तो वो डिपेंड करता है माय डियर सन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे। तो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट वो होगा जिसकी मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी, तो चार्ली आ जाएगा माय डियर सन। ये चार्ली से मुराद मेरी क्या है जी? 6 एंड 2 8 है, तो ये नियोन हो जाएगा। यहाँ पे 3 एंड 2 5 है, तो ये आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 5 नाइट्रोजन हो जाएगा। आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 2 एंड 1 3 है, तो माय डियर सन वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये एल्यूमिनियम हो सकता है या बोरॉन हो सकता है। तो 5 एंड 2 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में, तो ये माय डियर सन फ्लोरीन हो सकता है। तो इनमें जो है वो आपसे अगर पूछा जाए कि मोस्ट स्टेबल कौन सा है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मोस्ट स्टेबल है वही एलिमेंट मोस्ट स्टेबल होगा। तो नियोन जो है वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है? तो माय डियर सन रिएक्टिविटी के हवाले से मैंने आपको बताया कि भाई रिएक्टिविटी जो होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली होती है। अब आपसे पूछा गया कि मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, तो जाहिर है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। तो अब आयनाइजेशन एनर्जी रिएक्टिविटी की इनवर्सली है और आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसी की है, तो आपसे पूछा जाएगा तो मोस्ट रिएक्टिव सीजियम होगा जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। तो मिनिमम जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सीजियम है और मैक्सिमम जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो माय डियर सन पूरे पीरियोडिक टेबल के हवाले से ओवरऑल 118 एलिमेंट्स याद रखें। 118 एलिमेंट्स में से सबसे कम सीजियम की है आयनाइजेशन एनर्जी और सबसे जो ज्यादा है वो हीलियम की है। अक्सर स्टूडेंट जो है वो नियोन की बता देते हैं। मैं ये जरा थोड़ा क्लियर कर दूं कि मैं दोनों की वैल्यू लिखी हुई है। नियोन की फर्स्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 2081 है, जबकि हीलियम की 2372 है। तो 300 का तकरीबन जो है वो 200 का 300 का डिफरेंस बनता है। ये 81 वो 72, तो इसको इग्नोर करें तो 300 का ये डिफरेंस दोनों में बनता है। उसकी वजह क्या है? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। तो हीलियम स्मॉलर इन साइज है। नोबल गैसेज जो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स है उनमें सबसे स्मॉलर इन साइज अगर है तो वो हीलियम है। उसका एटॉमिक रेडियस बहुत कम है। एटॉमिक जो रेडियस होता है जितना कम होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो आपने देखा कि हीलियम जो है इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट लीस्ट रिएक्टिव कौन है तो वो हीलियम आ जाएगा। मोस्ट रिएक्टिव कौन है? सीजियम आ जाएगा। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? हीलियम आएगा। सबसे कम किसकी है? सीजियम आएगा। तो इस तरह से कई एमसीक्यूज आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो माय डियर सन मैक्सिमम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैंने अभी आपको बताया कि हीलियम है, मैग्नीशियम है, नियोन है, लिथियम है। इसमें लिथियम की मैं वैल्यू बता देता हूँ, आप खुद डिसाइड करें। लिथियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 520, जो नियोन है उसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो 2081 है माय डियर सन। मैग्नीशियम जो है वो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 738 है और हीलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो 2372 है पॉजिटिव के साथ। तो आप खुद डिसाइड करें कि सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, वो लिथियम होगा। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी वो हीलियम होगा।